Hey there! I hope you all are doing good. In this video, we are going to learn about descriptive, historical, experimental, quantitative and qualitative research. I'm Dr. Priyanka and this is my channel. Please do subscribe if you haven't by now. So let's get going. So the first research type that we are going to do is descriptive research. इससे पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सभी रिसर्च टाइप्स जो हम आज के वीडियो में करेंगे, आई हैव ऑलरेडी touched them briefly in my previous video. If you have not seen that, I will put the link in the I button and you can have a look from there. Coming back to descriptive research. अगर सिंपल लाइन में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब है कि कोई भी रिसर्चर किसी प्रेजेंट सिचुएशन या कोई भी करंट फिनोमिनन है उसके बारे में इन डेप्थ खोज करें या इन डेप्थ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करें तो उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं. सो आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स हमें पहले ही पोल रिजल्ट्स बता देते हैं जो कि बहुत सिमिलर होते हैं फाइनल वोटिंग रिजल्ट्स के साथ. सो बेसिकली उन्होंने एक तरह का डिस्क्रिप्टिव सर्वे किया होता है जिसके बेसिस पे वो स्टैटिस्टिक्स या रिजल्ट्स हमें बताते हैं. दे एक्चुअली कंडक्ट अ सर्वे ऑन द पीपल हु लिव इन दैट स्टेट और वो उनसे उनका व्यू पॉइंट जानते हैं और उस डेटा को वो उस रॉ डेटा को वो स्टेटिस्टिकली कंफर्म करके हमें बताते हैं कि इतने परसेंटेज वोट्स इस पार्टी को मिल सकते हैं. सो दिस इन अ वे इज an example of descriptive research. Let's get to the theory. It is undertaken to fetch information about a phenomenon. It describes the present conditions in a particular field or subject as it is. यानी कि जो भी conditions हैं उन्हें वैसे ही report करना. It involves steps like description of the topic, reviewing, data collection, interpretation and analysis. You know already that whenever a researcher, irrespective of whichever type of research he is conducting, has to follow a number of steps. सबसे पहले उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि वो कौन से फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं, क्या टॉपिक पे करना चाहते हैं. उसके बाद उससे रिलेटेड रिव्यू उनको पढ़ना होता है. उसके बाद ही डेटा कलेक्ट करते हैं जिसे वो इंटरप्रेट और एनालाइज करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. It is also referred as exploratory research. This is a very important question that can come in MCQs. That descriptive research को exploratory research कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक researcher एक प्रॉब्लम को लेके अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं उसकी हर डायमेंशन को लेके. Also that a descriptive researcher has no control over the variables. जो एक descriptive researcher होते हैं वो जिन variables के ऊपर research conduct करते हैं उनके ऊपर उनका कोई control नहीं होता. For example, you are a teacher and you want to conduct a study on the communication skills of students. आप देखना चाहते हैं कि क्या communication skills बच्चों के उनके emotional intelligence या family environment से match खाते हैं या उन्हें relate करते हैं या नहीं. तो यहाँ पे आप उनके फैमिली इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स को एज इट इज स्टडी करोगे, उन्हें मैन्युपुलेट नहीं करोगे. So this is exactly what is meant by this statement, that a researcher exactly reports as the things as they are without manipulating them. So descriptive research may be carried out through many ways. Descriptive research बहुत सारे तरीकों के साथ की जा सकती है जिसमें first हमने किया survey. The example I gave you of elections is a kind of a survey. The same way बहुत सारे surveys किए जाते हैं. Case studies. You must have seen that psychiatrists or psychologists, they have their patients coming to them. जब उनके पास कोई mental health issue वाला इंसान आता है तो वो उनकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, सोशल सर्कल, फैमिली इन्वायरमेंट, इन सब की स्टडी करते हैं इन डेप्थ एक इंसान की. उसे एक एग्जाम्पल कहा जा सकता है केस स्टडी का. उसी तरह और केस स्टडीज भी की जाती हैं डिफरेंट फील्ड्स में. द अदर इज कोरिलेशनल स्टडी. फॉर एग्जाम्पल, द साइकोलॉजिस्ट हैज़ टू नो कि क्या जो उनके पेशेंट हैं उनका जो मेंटल हेल्थ है वो रिलेट करता है उनके फैमिली इन्वायरमेंट के साथ या नहीं. तो ये एक तरह की कोरिलेशनल स्टडी होगी जहाँ पे हम दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं. The next is trend analysis. You must have seen while browsing on Google and YouTube that there are many companies, for example, Myntra, Amazon. I'm not promoting any, just giving you an example. वो आपसे बहुत सारे forms fill करवाते हैं if you wish to fill them. So basically वो एक
वे आउट होता है जानने का कि क्या उनके सर्विसेज सही तरह से चल रहे हैं या नहीं, उन्हें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, एंड ऑल्सो वो लोगों का व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन से ट्रेंड्स अच्छे लग रहे हैं सो दैट दे कैन वर्क ऑन दैम. Follow-up studies. Again, if a doctor has treated a patient, if a psychologist has treated a patient, उनका एक रूल होता है कि आपके इलाज के बाद दोबारा फॉलोअप किया जाए, दोबारा उनसे पूछा जाए कि क्या जो उनका इलाज किया वो एक्चुअली में उन्हें इम्पैक्ट कर रहा है सक्सेसफुली या नहीं. सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. So in one line, descriptive research tells us about a phenomenon as it is in the present time. Now coming to the next research type, historical research. जैसे descriptive research हमें बताती है कि phenomenon क्या है, historical research हमें बताती है क्या था. A phenomenon that existed in the past. It is an investigation into a past event or situation. कोई भी हिस्ट्री में हुई घटना, उसके बारे में अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो किसी भी फील्ड को लेके हो, उसे कहा जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन द मौर्यन एम्पायर, या फिर फिलॉसफी ऑफ चाणक्य और स्वामी विवेकानंद की एजुकेशनल फिलॉसफी के ऊपर मुझे रिसर्च करनी है. तो ये जितने भी फिगर्स जिनके मैंने नाम लिए, दे ऑल एग्जिस्टेड इन द हिस्ट्री, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट लाइफ. Hence, such a research would be a good example of historical research. So historical research involves investigating, recording, analyzing, interpreting the past events for the sake of discovery. For example, I want to do a study on the philosophy of Swami Vivekananda. तो सबसे पहले तो मैं investigate करूँगी उनकी history के बारे में. Recording. Now this can be recording in the form of verbatim. मतलब कि वो लोग जो उनके साथ एसोसिएटेड थे उनसे 1-to-1 बात करना. रिकॉर्डिंग बुक्स के साथ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू गो थ्रू सर्टेन बुक्स, यू गो थ्रू सर्टेन सोर्सेज एंड देन यू जॉट डाउन. इंटरप्रेटिंग, और वो सभी चीज़ का आप वैसे ही एनालिसिस करें जैसे कि आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं. दैट इज, यू कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू हिम, whether it is books written by him, whether it is any lecture recorded by him that exists, and also talking to those people who were associated with him, or also by reading the books that people have written on him. So in this way you will conduct a historical research. Now it utilizes historical sources like documents, आपको books पढ़नी पड़ेंगी, remains, for example archaeology से related subject है तो आपको building remains और ये सब find out करना पड़ेगा. You will have to read books related to it to study events or ideas of the past, including philosophies. मतलब historical research philosophies पे की जा सकती है, persons यानी लोगों के ऊपर, या any group. फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्राइब एग्जिस्ट करती थी जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती और हमें उनके फुटप्रिंट्स के बारे में जानना है. सो दीज विल बी एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्चेस. A historical researcher has little control over sampling and has no opportunity of replication. Just like एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्चर जो होता है वो चीज़ें जैसी हैं उन्हें बिना मैनिपुलेट किए रिपोर्ट करते हैं, उसी तरह एक हिस्टोरिकल रिसर्चर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते. दे एग्जिस्टेड, उन्हें पढ़ना होता है उन चीज़ों को, उन डॉक्यूमेंट्स को, और वैसे ही उसे रिपोर्ट करना होता है. अब एक हिस्टोरिकल रिसर्चर दो तरीके से अपने डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. पहला है प्राइमरी सोर्सेज. For example, I will again take the same example. I have to conduct a study on the philosophy of Swami Vivekananda या फिर महात्मा गांधी. तो यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज क्या होंगे? वो डॉक्यूमेंट जो स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी ने खुद लिखे हैं. Now both these personalities do not exist. बट ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो इन लोगों ने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे प्राइमरी सोर्सेज. सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो लोग जो इनके साथ रिलेट करते थे या वो लोग जिन्होंने इनके ऊपर ऑलरेडी स्टडी की हुई है और उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं. सो द सेम वे अ हिस्टोरिकल रिसर्चर कैन कंडक्ट दिस काइंड ऑफ रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स. ये हमने सिर्फ एक फिलॉसफी और एक पर्सन पर्टिकुलर के बारे में बात की है. The same way you can conduct historical research on, for example, Mughal Empire या फिर Mauryan Empire or various other historical figures. This is what I've written in this. Now let's get to the next research, which is experimental research.
आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक रिसर्चर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। जिस तरह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें बताती है सिचुएशंस जिस तरह वो अभी एग्जिस्ट करती हैं, हिस्टोरिकल रिसर्चर बताते हैं कि चीज़ें किस तरह थी, situations as they were. The same way experimental researcher tells you how things will be in the future. For example, you are a researcher and you want to see whether the practice of yoga impacts the mental health or physical health of people or not. तो आप क्या करेंगे कि आप किसी स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे रैंडम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कलेक्ट करेंगे, उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को पहले एनालाइज करेंगे थ्रू क्वेश्चनेयर्स और थ्रू टेस्ट्स, उसका आप नोट बनाएंगे, फिर आप उनके साथ योगा स्केड्यूल प्लान करेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। 1 महीना 2 महीने आप योगा आसनास, पर्टिकुलर योगा आसनास जो आप करवाना चाहते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे एंड आफ्टर दैट इज ओवर यू आर गोइंग टू कंडक्ट द सेम टेस्ट ऑन देम अगेन। फिर आप नोट करेंगे प्री योगा और पोस्ट योगा के डेटा को कि वेदर मेंटल हेल्थ में फ़र्क पड़ा, फिजिकल हेल्थ में फ़र्क पड़ा या नहीं, और उसके बेसिस के ऊपर आप अपना रिजल्ट देंगे कि वेदर योगा इज इम्पैक्टफुल और नॉट। लेट्स गेट टू द थ्योरी। Conducted to find a cause-effect relationship between 2 or more variables, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ता है या नहीं। The researcher has some degree of control over variables involved and the conditions under which they are observed. Now you have to notice here that unlike descriptive research and unlike historical research, an experimental researcher has some degree of control over conditions and over variables. Now here we are talking about social sciences. अगर हम प्योर साइंसेस की बात करें तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो लैब कंडीशंस या लेबोरेटरी या क्लोज रूम कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं करते। In that way they have proper control over the situation and over the variables. But when we talk about social sciences, when we talk about human beings, an experimental researcher has little control, but he has some control. So if it is asked in MCQs, you should know that an experimental researcher has some control over the variables, unlike descriptive research or historical research. For example, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था योगा प्रैक्टिस का। एज ए रिसर्चर आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको योगा प्रैक्टिस जो है वो कितनी देर तक करानी है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कौन से योगा आसन करवाने हैं, कौन सा ग्रुप ऑफ सैंपल लेना है, आप एडोलेसेंस पे करना चाहते हैं, क्लास 2 के बच्चों के ऊपर करना चाहते हैं, टीचर्स के ऊपर करना चाहते हैं। सो ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन यू एज अ रिसर्चर, सो यू हैव सम कंट्रोल। There are 4 characteristics of experimental research. The first is control. As I just discussed, experimental researcher के पास some degree of control होता है। For example, हमने योगा की ही बात की. So as I said, you as a researcher can also decide whether you want to do it in the morning, whether you want to do in the afternoon or in the evening, and you can select what group of people you want to do your practice on, and so on. So basically this is the basic meaning of control. Second is manipulation. Now this is purposeful alteration of the independent treatment variable. Do not understand as the English word manipulation. Here we are talking about the intensity of the variable, whether you want to make it high, whether you want to make it low. Let us understand with the help of example. Suppose a teacher has to compare the effect of 2 different teaching methods on academic achievement of students. Then the method of teaching is independent variable and can be manipulated. The next is observation. So obviously when you are a researcher, if you have done the experiment, obviously you will observe the phenomenon and only then notice it. The fourth property is replication. मतलब कि आप इस एक्सपेरिमेंट को जो आपने कंडक्ट किया, इस रिसर्च को आप एग्जैक्टली दोबारा कंडक्ट कर सकते हो, या फिर आपने कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसके अंडर आप सब एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। For example, the first example that I took, that was the impact of yoga on your mental health or physical health. उसके अंदर आप योगा आसनास को डिवाइड कर सकते हो और उनके ऊपर सब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हो। Note, high degree of control is easier to achieve in laboratory settings than outside the lab or in social sciences, as I had discussed, कि social scientist या social researcher जो होते हैं उनके पास control तो होता है लेकिन बहुत कम होता है as compared to researchers in pure sciences.
Now let's get to quantitative research. You can know from the name itself that quantitative research deals with numbers or quantified data. If you have seen my video on logical positivism, तो ये exactly ये researchers logical positivists की तरह ही research करते हैं. They only deal with numbers. Now data is collected in raw numbers and it is converted into meaningful data and information through the application of critical thinking. If you remember, डिस्क्रिप्टिव सर्वे की हमने जब बात की थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर, तो आपको मैंने बताया था कि कैसे जो मीडिया चैनल्स वाले रिपोर्टर्स होते हैं वो लोगों के पास जाके उनकी वोटिंग चॉइस पूछते हैं. सो उस वे में वो क्या करते हैं, उनकी चॉइस पूछ के वो एग्जैक्टली टोटल पॉपुलेशन पे उसे कैलकुलेट करते हैं और हमारे सामने परसेंटेज लाके बता देते हैं कि इस पार्टी को इतने वोट्स मिलने वाले हैं. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन रिस्पॉन्सेज को हमें परसेंटेज में बताया. सो दे आर नॉट willing to deal with the whys and whats. They are just telling us the numbers. So in this way, this is an example of quantitative research. This research method relies on statistical and logical observations to reach at conclusions. It is based on the fact that anything that exists in a certain quantity can be measured. Exactly जैसे logical positivists बात करते थे कि इस लाइफ में या इस वर्ल्ड में जो भी क्वांटिटी में एग्जिस्ट चीज करती है उसे आप इवैल्यूएट या मेजर कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव डेटा इज गॉट बाय यूजिंग वेरियस टेस्ट्स, क्वेश्चनर्स एंड टेक्निक्स. The response of people are assessed on scales to which numerical values are added. The data or responses are closed-ended and hardly provide any depth or detail. For example, एक रिसर्चर है जो कंडक्ट करना चाहते हैं सर्वे, तो जो लोगों के रिस्पॉन्सेज होंगे वो उसे नंबर्स में इंटरप्रेट करेंगे. सो दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट द क्वालिटी, वाइज और व्हाट्स. दे आर सिंपली गोइंग टू टेल यू द नंबर्स. एंड हाउ डू दे डू इट? दे गिव सर्टन टेस्ट्स. वो क्वेश्चनर्स देते हैं और आपने देखा होगा कि जब आप कभी क्वेश्चनर फिल करते हो तो उसके सामने रिस्पॉन्स होता है स्ट्रांगली अग्री, नॉट अग्री, डिसअग्री, न्यूट्रल. सो बेसिकली ये स्केल्स होते हैं. आप जो भी इनमें रिस्पॉन्स फिल करते हैं इससे एक स्टेटिस्टिकल टीम एनालाइज करती है नंबर्स में और उसी के बेसिस के ऊपर सर्वे रिजल्ट बनते हैं. सो वॉट एवर रिस्पॉन्स यू गिव इज कैलकुलेटेड ऑन अ स्केल एंड देन कन्वर्टेड इनटू रॉ फिगर एंड दैट इज गिवन इन द एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जिसके ऊपर कंक्लूजन निकल के आता है. सो द डेटा रिस्पॉन्सेज आर क्लोज एंडेड. क्लोज एंडेड का मतलब ये कि वो वाई या फिर वॉट या हाउ नहीं पूछते, वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्रिस्प आंसर येस, नो, अग्री, डिसअग्री इसमें पूछते हैं. दे डू नॉट आस्क फॉर द रीजंस एंड डेफिनेटली इट डज नॉट प्रोवाइड एनी डेप्थ एंड डिटेल. Qualitative research is absolutely opposite to quantitative research. यहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं उन्हें न्यूमेरिकल डेटा, स्टेटिस्टिक्स इससे कोई लेना देना नहीं होता. वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव डेटा को इंटरप्रेट या एनालाइज करते हैं. इट इज़ एन इन-डेप्थ स्टडी ऑफ अ सोशल फिनोमिनन. इट फोकसेस ऑन व्हाई. ये रीजंस जानने की कोशिश करते हैं, ना कि स्टेटिस्टिक्स को. It relies on verbal and written data and not on numerical data. जैसे कि historical research अगर किसी ने करनी हो तो उन्हें पुराने documents पढ़ने होंगे, पुरानी books पढ़नी होंगी, researches पढ़नी होंगी और उनको subjectively interpret करना होगा. वहाँ पे numbers का कोई लेना देना नहीं होता. That is one example of a qualitative research. Now it is conducted in various ways. For example, open-ended questionnaires. क्लोज एंडेड क्वेश्चनर्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको टिक लगाना होता है, अग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल या फिर येस और नो. ओपन एंडेड होते हैं जहाँ पे वो आपका जो व्यू पॉइंट है वो पूछते हैं इलैबोरेटिव वे में कि अगर आप किसी चीज़ के लिए हाँ कर रहे हो तो उसके पीछे रीज़न क्या है. इंटरव्यूज़, फॉर एग्जाम्पल कोई काउंसलर है, उसे केस स्टडी ही करनी है किसी के ऊपर, तो ये एक तरह की qualitative research का example होगा because he will be bothered about the family history, the genetic disorders, the social status, the social circle. तो यहाँ पे numbers की बजाय हम quality या subjectivity में deal कर रहे हैं. This is an example of qualitative research. Interviews are conducted. Personal diaries, for example, if I have to conduct a research on Swami Vivekananda's philosophy, so as a primary source of data, मैं उनकी अगर उन्होंने कोई personal diary लिखी है या personal document लिखा है, I will read that, analyze that. So this is how qualitative research is conducted. Example of research methods that follow this is philosophical research.
जो भी philosophy है, for example मुझे idealism, naturalism के ऊपर research conduct करनी है, so definitely I will go and read resources related to it. I will read books and documents related to it, and I will interpret them in subjective way. Historical research, कंटेंट एनालिसिस, किसी ने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है उसका एनालिसिस हमें करना है, सो दैट विल एक्चुअली रिक्वायर अस to do a subjective evaluation and not numeric evaluation like we did in quantitative research. Analysis of ethnographic data. For example, कोई tribe है या ethnography basically humans के ऊपर ही based होती है. Suppose किसी tribe का हमको history जानना है या उनके rituals या जो भी वो follow करते हैं चीज़ें उनके बारे में जानना है. So that will be an ethnography research that will follow subjective method as we follow in qualitative research. Analysis of historical data, as we did. Suppose I want to study the history of Mauryan Empire, then I will have to go and read books related to it. I will have to review the researches related to it and so on. The same is with case study. So case study is also a type of qualitative research and not quantitative research. Alright guys, that was it for today's video. I hope it helped you and you learned something out of it. If you have any doubts, do let me know in the comment section. I'll be very happy to address them. And do subscribe if you haven't by now. And don't forget to click on the bell icon to get the latest updates on my new videos. Till I see you next, please keep smiling and take very good care of yourselves.